नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अफसल इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन लाया हूं दोस्तों। इसे हम वन शॉट में ही कवर करेंगे। आज देख सकते हैं हम लोग एक नए थंबनेल के साथ आए हैं। तो नए थंबनेल के साथ, नए जोश के साथ ये चैप्टर शुरू किया जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे दोस्तों बेसिकली। हाँ, तो आप इसमें देख पा रहे हैं जैसे कि हम सेल साइकिल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से फेज होते हैं, क्या क्या होता है, उसमें हम डिटेल में चलेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले पेज पे आते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ताला को तोड़ते हैं और इसे जूम करते हैं। ठीक है, जूम कर लिया। आइए शुरू किया जाए। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उसे हाईलाइट कर दूंगा, जो पॉइंट। ठीक है, तो आपको ज्यादा उसमें सोचना नहीं रहेगा। चलिए बात करते हैं। चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, पहले ये देख लेते हैं। सेल साइकिल सेल डिवीजन में पहले हमको पढ़ना है सेल साइकिल के बारे में, फिर पढ़ना है मेटाफेज के बारे में, फिर इसका सिग्निफिकेंस माइटोसिस, फिर मियोसिस और लास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में बात कर रहे होंगे हम लोग। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। Are you aware that all living organisms, even the largest, start their life from single cells? वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ को? सिंगल सेल्स से दोस्तों। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए हो गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो गई। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल्स देन goes on to form a such a large cells। आप ये जान के ताजुब होंगे कि ये सिंगल सेल्स कैसे लार्ज बड़े ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। तो इसका कारण है बेसिकली दोस्तों सेल साइकिल और सेल डिवीजन के, इसी में हम पढ़ेंगे। तो इसी से हम एक सिंगल सेल से लार्ज ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ये पता चल जाएगा। अ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल्स। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, संभोग आप जानते हैं, और ग्रोथ बढ़ने के लिए, तो जो ऑल ऑर्गेनिज्म है इनको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जरूरी है। सभी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता ही होता है। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग ऑफ द टू सेल्स, डिवाइडिंग इनटू टू, विद ईच पेरेंटल सेल्स गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों? बेसिकली एक पेरेंट सेल होता है। ठीक है, आइए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। देखिए इस लाइन का मतलब अगर आप समझ गए, इस वैसे तो बेसिकली समझ ही रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे आप रिवीजन करने आए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक यहाँ पे है पेरेंट सेल्स, क्या है, इसे हम पेरेंट सेल लिख दे रहे हैं, पीसी लिख दे रहे हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर मत समझिएगा, ये है पेरेंट सेल। ठीक है, अब दोस्तों पेरेंट सेल जो होता है ये डिवाइड करेगा, क्या करेगा? डिवाइड करेगा। डिवाइड, डिवाइड करके अपने ही जैसा दो सेल में टूट जाएगा। ठीक है, दो सेल में फॉर्म हो जाएगा और ये बनाएगा डॉटर सेल्स, इन्हें हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। एच डॉटर सेल्स, या हम इन्हें डीसी कह सकते हैं। ठीक है, पेरेंट सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, इनके भी अंदर होगा न्यूक्लियस, इनके अंदर भी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में जो होता है जीन्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारे इंफॉर्मेशन को, डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कैरी किए रहते हैं। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं नेक्स्ट चैप्टर में, पिछले वाले चैप्टर में दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं। ओके, इसमें हम ये वाला कलर यूज कर लें तो ज्यादा बेटर है। चलिए, हाँ, दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। अब ये जो न्यूली फॉर्म सेल्स हैं, अब जो ये न्यूली फॉर्म सेल्स हैं दोस्तों, ये भी अपने आप ग्रो करेंगे और डिवाइड करेंगे टू गिव राइज अ न्यू सेल्स ऑफ पॉपुलेशन। अब इससे एक धीरे धीरे क्या बन जाएगी? सेल की पॉपुलेशन बन जाएगी। ठीक है, दैट फॉर्म द बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंट सेल एंड इट्स प्रोजेनी। In the word, such cell cycles of growth and divisions or allows a single cells to form structures of millions of cells। अब ये जो वर्ड्स है, जो सच एज सेल साइकिल, सेल्स ग्रोथ एंड डिवीजन,
ये सिंगल सेल से मिलियंस ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे क्या है, सेल साइकिल। बेसिकली दोस्तों हम सेल साइकिल में क्या डील कर रहे हैं, ठीक है। आइए पहले इसको हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम समझाते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल्स डीएनए रेप्लिकेशन, क्या क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है एंड सेल ग्रोथ टुक प्लेस, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ इसमें होता है। दिस प्रोसेस दैट इज सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन सेल ग्रोथ, इसमें क्या क्या होता है, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ होता है इसमें सेल साइकिल में। hence have to be take place in a coordinated way। हाँ ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, coordinated way में होना चाहिए to ensure the correct divisions and for formation of progeny cells containing intact genome। The sequence of events by which cell duplicates its genome and synthesis of other constituent of the cells eventually divide into the daughter cells termed as cell cycles। अगर कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है और सेल डुप्लीकेट करके अपना न्यू सिंथेसिस फॉर्म कर रहा है, न्यू सेल सिंथेसिस कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सेल साइकिल। ऑल्दो सेल ग्रोथ दैट इज साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कंटिन्यूअस प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, स्टार मार्क लगा देता हूँ। कंटिन्यूअस प्रोसेस है दोस्तों। सेल ग्रोथ कैसा होता है, कंटिन्यूअस, हमेशा होता रहेगा। अभी मैं दिखाता हूँ। डीएनए सिंथेसिस ऑकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। जो डीएनए सिंथेसिस होता है एक पर्टिकुलर स्टेज में होता है, अभी हम आगे बात कर रहे होंगे इसके बारे में, वो कौन सा स्टेज होता है वो हम इसमें डिटेल करेंगे। बेसिकली यहाँ पे एस फेज की बात कर रहा है, ठीक है। द रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई। जो हम एस फेज में डुप्लीकेट किए थे क्रोमोसोम का, अब यहाँ पे या कह सकते हैं रिप्लिकेट किए थे क्रोमोसोम का, अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा डॉटर सेल में, पेरेंट सेल से चला जाएगा किसमें, डॉटर सेल में, ठीक है। बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द डिवीजन दिस इवेंट देमसेल्फ गोस अंडर अ जेनेटिक कंट्रोल। ये एक कंट्रोल में होता है, किसके, जेनेटिक कंट्रोल के अंतर्गत आता है। आइए दोस्तों हम क्या पढ़े इसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ये कॉज क्यों होता है, सेल डिवीजन क्यों होता है, अभी हम समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है, ठीक है। सेल किसका है, एक छोटा सेल है दोस्तों। अब ये ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। ग्रोथ किसमें हो रहा है दोस्तों, साइज में भी शेप में भी, साइज में भी हो रहा है और शेप में भी हो रहा है। और इसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है, ये साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं, वो भी इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। पहले यहाँ पे साइटोप्लाज्म की मात्रा कम थी, सेल छोटा था, तो इसका जो डीएनए था इसको कंट्रोल करता था, इसके जो एक्टिविटीज होते थे उस वो सॉरी, इसका जो न्यूक्लियस था, इसके साइटोप्लाज्म सेल के जो सेल का जो न्यूक्लियस है, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये दोस्तों बेसिकली न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है। और ये पूरा क्या है, सेल है, ठीक है। अब सेल का जो न्यूक्लियस है, पहले जब सेल जब छोटा था तो उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे सेल अपना साइज मेटाबॉलिकली ग्रोथ कर रहा है, बड़ा हो रहा है, फूल जा रहा है, मोटा हो रहा है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है उसमें ज्यादा हो जा रहा है, तो उसका जो न्यूक्लियस है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जो जो उसके अंदर एक्टिविटी हो रही है, जो काम चल रहा है, वो न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। ये कहते हैं कि हमको भाई डिवीजन करना चाहिए, जिससे हम न्यूक्लियस को फिर से क्या करें मैं, कि जिससे हम न्यूक्लियस को प्रॉपर तरीके से काम करवा सकें, ठीक है। फिर ये अपना डिवीजन करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ठीक है। डिवीजन करके दो डॉटर सेल में बन जा रहे हैं, ये पेरेंट सेल है, ये क्या है, पेरेंट सेल, ये क्या है, डॉटर सेल, ठीक है। अब डॉटर सेल फिर से ग्रोथ करेगी, मतलब डॉटर सेल के पास एबिलिटी है न्यू सेल बनाने की, डॉटर सेल फिर ग्रो करेगी, ये भी ऐसे न्यू ग्रोथ करेगी, ये बन जाएगा पेरेंट सेल, डॉटर सेल बन आगे मेच्योर होकर पेरेंट सेल, फिर यहाँ पे आ जाएगा डॉटर सेल्स, ऐसे डिवीजन होता रहेगा टिल द लाइफ एंड, ठीक है। आइए बात करते हैं ये क्या होता है दोस्तों, एक
कर्न प्लाज्म थ्योरी था, उन्होंने ऐसा इसका एक्सप्लेन किया कि सेल डिवीजन क्यों होता है। पहले देखिए, माइटोसिस ऑकर ड्यू टू द कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, केआई जो है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, या इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये क्या होता है दोस्तों? उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, क्या, के आई बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कैसे निकालें? तो वॉल्यूम ऑफ जो सेल है, वॉल्यूम ऑफ जो सेल है, सेल का वॉल्यूम माइनस सेल का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कर दें। सेल का सेल का वॉल्यूम माइनस न्यूक्लियस का वॉल्यूम कर देंगे तो बचेगा आपका वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ऐसा होता है ना, आप जैसे जाते हो दुकान पे 10 रुपए लेके, अब 10 रुपए में आप खरीद लिए 3 रुपए का सामान, तो आपको वो कितना रुपए सामान वापस करेगा? तो वो होगा 7 रुपए। 7 रुपए ये कैसे निकाले? तो 10 में से 3 माइनस कर दो 7, तो वो 7 रुपए देगा। तो ये 7 रुपए जो है ऐसे ऐसे में इसमें, तो एक बड़ा, मतलब ये 10 रुपए है, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 3 रुपए जो आप पैसे खर्चा। अब इसको माइनस कर दो, ये 7 रुपए आएगा, ये वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाएगा। समझ गए? समझे कि नहीं? आई होप समझ गए होगे यहाँ पे। चलिए, अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा, अगर मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा, तो के आई की वैल्यू कम हो जाएगी। के आई की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे देखिए, पेरेंट सेल में जब ग्रोथ करके इस यहाँ पे जब पेरेंट सेल में आ रहा है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज, तो के आई कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर डिक्रीज हो जा रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब वो न्यूक्लियस को कंट्रोल करने के लिए दोबारा से फिर क्या करेगा? वो डिवीजन करेगा। वो क्या करेगा? डिवीजन करेगा। समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए, हम नेक्स्ट पेज में बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सेल साइकिल की। सेल साइकिल में बेसिकली 2 स्टेज होते हैं दोस्तों। कौन कौन से 2 स्टेज होते हैं? एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज। कौन कौन से? एक इंटरफेज होता है, एक एम फेज होता है। आगे हम इसके डिटेल स्टडी कर रहे होंगे। अब इंटरफेज क्या होता है बेसिकली दोस्तों? जैसे कि ये हम माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे, इसकी एक्टिविटी को हम नहीं देख पाएंगे दोस्तों, नेकेड आई से हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसीलिए ये जो साइंटिस्टों ने इसको नाम दिया, इंटरफेज को हम एक नाम और बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेस्टिंग फेज। जबकि जबकि सबसे ज्यादा काम यही में होता है। रेस्टिंग फेज भले बोल दिए, क्योंकि वो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए रेस्टिंग फेज है। ठीक है, लेकिन इस ये हाईली मेटाबॉलिक ही होता है। हाईली मेटाबॉलिक मतलब इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होंगी। अब इंटरफेज में 3 स्टेज होती है दोस्तों। इंटरफेज में 3 स्टेज होती है। कौन कौन सी होती है? G1 स्टेज होती है, S स्टेज होती है, G2 स्टेज होती है। फिर इसके बाद आता है एम स्टेज। एम स्टेज होता है मेटाफेज स्टेज, या एम फेज, या बोलते हैं माइटोटिक स्टेज। माइटोटिक स्टेज, ठीक है, एम फेज जिसे बोलते हैं माइटोटिक स्टेज, ऐसे याद करिए। ठीक है, अब माइटोटिक स्टेज के बाद आता है कौन? फिर जैसे जैसे देखिए, एम फेज, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, फिर इसके बाद एम फेज आ गया। एम फेज के बाद फिर से जब दोबारा सेल डिवीजन होगा, फिर G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, एम फेज। ठीक है, दो एम फेज का जो आएगा जो डिफरेंस, वही होगा इंटरफेज। ठीक है, उसमें इंटरफेज होगा। दो सक्सेसिव एम फेज में जो आएगा वो क्या होता है? इंटरफेज होगा। समझ गए? समझे कि नहीं? और यहाँ पे देखिए, जीवन फेज क्या होता है? जीवन फेज कब आएगा? जब एम फेज और एस फेज, एम फेज और सक्सेसिव एम फेज और एस फेज के बिटवीन में जीवन फेज आएगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होगे। ऐसे एस फेज के लिए G1 और G2 फेज के बीच में आएगा, और G2 जो होगा एस और एम फेज के बीच में आएगा। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब ये थ्योरी अगर पढ़ेंगे अब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, सॉरी, इधर आइए। फेज ऑफ सेल साइकिल की बात करेंगे। इसमें क्या करेंगे? पहले हम अपनी तला तोड़ेंगे और इसे हम जूम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए जूम कर लेते हैं और हम पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। क्या बोला जा रहा है? फेज ऑफ सेल साइकिल में क्या बोल रहा है? अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। A typical eukaryotic cells illustrated by human cells in culture, these cells are divided every in approximately 24 hours. बेसिकली दोस्तों 24 घंटे में एक बार सेल डिवीजन होता है हम लोग के बॉडी में। ह्यूमन के बॉडी में 24 घंटे में एक बार सेल डिवीजन
होता है। हाउएवर ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ड्यूरेशन है दोस्तों फिक्स नहीं होता है कि भाई 24 घंटे ही में होगा। ये जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका अलग अलग होता है सेल्स, ठीक है। आल्सो फॉर्म अ सेल टाइप टू टाइप, वो जो डिफरेंट टाइप सेल टाइप होंगे उसमें, जैसे कि एक एग्जांपल है ईस्ट का। ईस्ट कैन ग्रो, ईस्ट कैन प्रोग्रेस सेल साइकिल ओनली फॉर 90 मिनट। कितने? सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट लेता है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार एग्जाम में कैसे पूछा है, इनडायरेक्टली वे में पूछा गया है। कहते हैं कि जैसे मान लीजिए एक साइंटिस्ट है, उन्होंने यीस्ट को ग्रो कराया, तो उसमें जब सेल डिवीजन हो रहा था तो पहले आप ले लीजिए 100 सेल्स थे। कितने थे? 100 सेल्स थे। एक कल्चर प्लेट लिया तो उसमें 100 यीस्ट थे, ठीक है। आफ्टर 45 मिनट में कितने, आफ्टर 45 मिनट बाद, 45 मिनट बाद कितने यीस्ट होंगे उस प्लेट में? तो बेसिकली आप बोलेंगे 100 ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि 45 मिनट में वो डिवाइड थोड़ी ना करेगा। 90 मिनट उसका टाइम है। 90 मिनट जब हो जाएगा तभी तो डिवाइड करेगा। अब 45 मिनट में डिवाइड ही नहीं हो पा रहा है तो कहां से हो जाएगा? इसलिए उसका आंसर 100 ही आएगा। अब इनडायरेक्टली उसका टाइम बढ़ा देंगे तो आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं, द सेल साइकिल डिवाइड इनटू टू बेसिक फेजेस, जैसे कि इंटर फेजेस और एम फेजेस में होता है। हम लोगों ने बात कर लिया है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन। एम फेज कब होता है? जब एक्चुअल सेल डिवीजन होता है या माइटोसिस ऑकर होता है। द इंटर फेज रिप्रेजेंट फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज। दो सक्सेसिव एम फेज का जो फेज होगा उसे बोलते हैं इंटर फेज। इट इज सिग्निफिकेंट नोट दैट 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन होता है ऑफ सेल साइकिल इन ह्यूमन सेल्स। सेल डिवाइड प्रॉपरली लास्ट फॉर ओनली एन आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लगा लूंगा ये वाला, ये नहीं दिख रहा है, यहाँ से ये लगा, ये इंपॉर्टेंट स्टाफ मार्क। क्या बोला दोस्तों? क्या बोला? कि कह रहा है कि जो सेल साइकिल होता है, पूरा ड्यूरेशन ह्यूमन सेल डिवीजन का 24 आवर, कितना आवर? 24 घंटे में एक बार डिवीजन करता है। लेकिन 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 सिर्फ ओनली 1 आवर में, लास्ट के 1 घंटे में वो सेल डिवीजन करता है दोस्तों। क्या बोला? पूरा पूरा ड्यूरेशन जो है 24 घंटे है, लेकिन लास्ट में जो डिवीजन करता है वो सिर्फ 1 घंटा होता है। तो 23 घंटा क्या चलता है? 23 घंटा बेसिकली आपका इंटरफेज होता है, उसमें इंटरफेज का होता है। तो क्या ला द इंटरफेज हैज लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। 95% जो होता है सेल साइकिल का कौन सा कंटेंट ये रहता है? इंटरफेज, ठीक है। 23 घंटे लगभग लगभग इंटरफेज का होता है, ठीक है। द एम फेज स्टार्ट विथ न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज किससे होता है? न्यूक्लियर डिवीजन से होता है, करेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम। अब इसमें क्या होता है? डॉटर क्रोमोजोम का सेपरेशन होता है, जैसे कि कैरियोकाइनेसिस जिसे बोलते हैं। न्यूक्लियस का डिवीजन, हम बोले थे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो वहां पे क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। यूजुअली एंड्स विद द साइटोप्लाज्म, यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब हम साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन कर लें तो उसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। जब हम सेल, पहले देखिए, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो वहां पे होते हैं कैरियोकाइनेसिस। जब सेल का ही डिवीजन हो रहा है, ये सेल का साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, उसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, समझ गए? क्या हो गया? समझ गए? बेसिकली 3 स्टेज हो गए, आप समझ गए। लेकिन हमको 2 स्टेज में, मतलब जो सेल साइकिल 2 स्टेज के अंदर किया जाता है, इंटरफेज, एम फेज। लेकिन एक स्टेज और होता है जिसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। समझ गए? द इंटरफेज थो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है। इज द is the time duration which cells is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication दोस्तों। इसमें इंटरफेज में क्या क्या होता है? सेल ग्रोथ भी होता है एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑर्डरली मैनर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डरली मैनर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डरली मैनर में होता है, डिसऑर्डर में नहीं होता है। एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है, ये कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। इंटरफेज जो होता है, अब बात करेंगे कितने तरह का होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इंटरफेज जो होता है, G1 फेज, GS फेज, G2 फेज। G1 फेज बोलते हैं गैप 1 फेज, G2 फेज सिंथेटिक फेज एंड G2 सॉरी S फेज सिंथेटिक फेज, G2 फेज जो होता है आपका गैप 2 फेज होता है दोस्तों। आइए हम डिटेल स्टडी करेंगे कि G1 और G2 और एस फेज में क्या क्या होता है, ठीक है। आइए, द पहले हम
ये ले लेते हैं। द जीवन फेज करेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये तो मैं बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे इस पेज पे आइए, बैक में यहाँ पे देखिए, जीवन जो है किसका फेज का है, एम और एस फेज के बीच का होता है। ठीक है, यही बोल रहा है। ड्यूरिंग जीवन फेज सेल इज मेटाबॉलिकली, हाँ जीवन फेज में सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ बट डज नॉट टेक रेप्लिकेटेड, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं लगा दूं कंटिन्यूअस ग्रोथ इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। सो एस फेज मार्क द सिंथेसिस, मार्क एस फेज जिसे हम सिंथेसिस बोलते हैं, सिंथेसिस फेज मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। अब इसमें डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल इज डबल। क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्टार मार्क दोस्तों। अमाउंट जो होता है इसका डबल हो जाता है, जैसे कि अगर इनिशियल में अमाउंट डीएनए का 2C रहेगा तो वो इंक्रीज करके 4C हो जाता है। हाउएवर, हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट पेज में हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे समझाते हैं आपको डिटेल में। ठीक है, ये देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्रोमोसोम नंबर और यहाँ पे लिख रहा हूँ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अमाउंट, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर मान लीजिए यहाँ पे 2n है जी1 फेज में, एस फेज में 2n रहेगा, जी2 फेज में 2n रहेगा, एम फेज में भी, एम फेज में जहां पर डिवाइड होगा तो एन हो जाएगा, फिर आगे जाके वो हो जाता है 2n 2n। ठीक है, समझ गए। लेकिन, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम 2C है तो ये एस फेज में हो जाएगा 4C, डबल हो गया, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 4C। समझ गए, समझे कि नहीं, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता है। आई होप यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए आगे बात कर रहे होंगे। यहाँ पे बोल रहा है, अब इसी को डिटेल में बताया है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, इफ द सेल हैड डिप्लॉइड, मतलब डिप्लॉइड होता है 2n नंबर्स क्रोमोसोम एट जीवन फेज, अगर जीवन में 2n है, इवन आफ्टर एस फेज, एस फेज के बाद भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, 2n ही रहेगा। ठीक है, अब एनिमल सेल की बात कर लेते हैं। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बीइंग्स इन न्यूक्लियस, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल कहाँ डुप्लीकेट करेगा, साइटोप्लाज्म में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा न्यूक्लियस में और सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा सेंट्रियोल होता क्या है, एनिमल में पाया जाता है, जो कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन हम लोग वहां पढ़ गया थे कि हेल्प करता है। अभी पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन कैसे, मतलब सेंट्रियोल कैसे सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, ड्यूरिंग, अब हम लास्ट फेज की बात करेंगे, इस लास्ट स्टेज की बात करेंगे, इसमें क्या होता है आइए देख लिया जाए। During G2 phase, proteins are synthesis in preparation of for mitosis हो, while cell growth is continue। ठीक है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बेसिकली एक ट्यूबलिन प्रोटीन होता है दोस्तों, ट्यूबलिन प्रोटीन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वो प्रोटीन का नाम ट्यूबलिन प्रोटीन, ट्यूबलिन प्रोटीन, ट्यूबलिन प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में दोस्तों। ठीक है, समझ गए, आई होप यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करने से पहले इसे क्या करते हैं, ताला को तोड़ेंगे और हम लोग जूम कर लेंगे दोस्तों। आइए जूम कर लिए हैं तो अब हम धीरे धीरे इसके बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कलर ले रहे हैं, अच्छा ग्रीन कलर ले लेते हैं। ठीक है, सम सेल्स इन अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर एक्सहिबिट डिविजन्स, कुछ सेल होते हैं जो अडल्ट सेल होते हैं जिसमें डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, जैसे कि हर्ट सेल, आपके जो हर्ट सेल होते हैं वो डिवीजन नहीं करते हैं। मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, और कुछ ऐसे सेल होते हैं जो
जब टाइम पढ़ने पर आता है, जब टाइम पढ़ने पर आता है, मतलब जब उसको जरूरत पड़ती है तब वो डिवीजन करते हैं। एज नीडेड टू बी रिप्लेस द सेल्स दैट इवन बी लॉस्ट और बिकॉज ऑफ इंजरी और द सेल डेथ। जब वो इंजरी हो जाता है, मान लीजिए कट कुट गया या कुछ भी घाव हो गया, तब वहां पे भी सेल डिवीजन होने लगता है। उसके पहले क्या होता है, वो स्टॉप ही रहता है। ठीक है, जब जरूरत पड़ता है तभी वो होता है। दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट इन जीवन फेज। वो जीवन फेज में एग्जिस्ट करते हैं। इंटरेस्ट इनएक्टिव स्टेज, अब वो एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। मतलब पहले वो डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, वो जीवन फेज में रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। उसी को नाम दिया गया है दोस्तों, साइंटिस्टों ने नाम दिया है जी नॉट स्टेज, जिसे हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, सेल इज द सेल इज द स्टेज सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। हाँ, ये क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन इसमें बना है। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर पॉलीफरेट। पॉलीफिलेट मतलब सेल डिवीजन नहीं करता, अनलेस कॉल्ड टू डू सो, जब तक उसको जरूरत ना पड़े। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो मैं स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात क्या करते हैं, एनिमल सेल की बात करते हैं। इन एनिमल सेल्स माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली सीन इन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, डिप्लॉइड सेल में होता है। However, in few exception, कुछ एक्सेप्शन होते भी हैं दोस्तों, कुछ एक्सेप्शन होते हैं वेयर हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड माइटोटिकली, माइटोसिस, जहाँ पे हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड करते हैं बाई माइटोसिस। कैसे, कौन कौन से हैं वो? फॉर एग्जांपल मेल हनी बी। जो मेल हनी बी होता है उसका उसका डिप्लॉइड एन होता है, हैप्लॉइड होता है दोस्तों। तो माइटोसिस करके अपने आप को फिर से एन में लाता है, तो वहां पे माइटोसिस होता है। वो क्या होता है, एनिमल होता है हनी भी ना। अगेंस्ट दिस द एनिमल क्या, एनिमल ग्रुप में आता है बेसिकली। ठीक है, इंसेक्ट होता है। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन बोथ इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। इंपॉर्टेंट है, प्लांट दोनों में दिखाता है, हैप्लॉइड सेल में भी दिखाता है, डिप्लॉइड सेल में भी दिखाता है। ठीक है, फॉर योर रिकलेक्शंस ऑफ एग्जांपल्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे होंगे किसकी, एम फेज की, क्योंकि यहां तक हो गया है अपना। ठीक है, आइए बात करते हैं एम फेज की। एम फेज क्या होता है, एम फेज में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एम फेज में दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। पूछा जाएगा मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड कौन सा होता है, एम फेज होता है, या नौटंकी बाज कह सकते हो, बहुत ज्यादा नौटंकी जो दिखाता है एम फेज होता है। ठीक है, इन्वॉल्विंग अ मेजर रिकॉग्निशंस ऑफ वर्चुअल और कंपोनेंट्स ऑफ द सेल सिंस the number of chromosomes in a parents and progeny cell is same। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड पेरेंट और प्रोजनी का होता है वो सेम होता है। अगर एन है तो एन रहेगा, 2n है तो 2n रहेगा। कहाँ, माइटोसिस में की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इसीलिए हम इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। असर्शन टाइप क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। दो, फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। माइटोसिस कितने स्टेज में डिवाइड है, 4 स्टेज में डिवाइड होता है, जिसे हम न्यूक्लियर डिवीजन में कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इट इज अ वेरी essential to understand that cell division is a progressive process and very clear cut cannot draw between the various stage। Karyokinesis involve 4 stages। यहाँ पे जो दोस्तों प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, सेल डिवीजन इज अ कैसा प्रोसेस, प्रोग्रेसिव प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार टफ पेपर बनने वाला है। एक एक शब्द पे फोकस करके जाइएगा। प्रोग्रेसिव प्रोसेस मतलब लगातार होने वाला है। ठीक है, समझ गए। अब सेल डिवीजन न्यूकैरियोकाइनेसिस 4 फेजों में डिवाइड है। कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, अब दोस्तों पहले हम इसमें ये जान लेंगे कि सबसे कम समय में कौन फेज होता है। सबसे कम समय लगाता है आपका एनाफेज। ठीक है, फिर आपका आता है आपका टेलोफेज।
फिर आपका आता है कौन सा फेज, मेटाफेज, फिर आपका आता है प्रोफेज। ऐसे याद करनी पीटीएम में। ठीक है, क्या ऑर्डर लिखवा दिया, सबसे कम टाइम, टाइम ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, अरे यार ड्यूरेशन इतना भारी भरकम शब्द क्यों लिख रहा हूं मैं, टाइम लिख देता हूं ना, टाइम टेक, टेकन, टाइम टेकन सबसे ज्यादा किस में लग रहा है, प्रो फेज में, फिर मेटा फेज में, तब टीलो फेज में, तब एना फेज में। एना फेज बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये पूछा जाता है कि किसका ड्यूरेशन सबसे कम है, सबसे कम वाला ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर ऑर्डर पूछे तो ये आप यार ऑर्डर याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम धीरे धीरे प्रोफेज की तरफ बढ़ते हैं। पहला फेज है कैरियोकाइनेसिस का, कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है दोस्तों, आइए हम डिटेल में स्टडी करते हैं प्रोफेज में क्या होता है। पहले हम क्या करेंगे, हाइलाइटर लेंगे। Prophase is the first stage of karyokinesis of mitosis. Follow the S and G2 phase of interphase. ठीक है, in S and G2 phase of in S and G2 phase the new cells molecules are formed not distinct but intertwined. क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो S और G2 फेज में जो सेल फॉर्म हुए हैं, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, वो अलग नहीं है लेकिन वो इंटरबाइंड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया है, तो मैं थोड़ा सा लाल कलर यूज कर ले रहा हूँ। प्रोफेज इज मार्क द इनिशिएशन बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रोफेज में क्या होता है, पहले प्रोफेज में क्या होगा दोस्तों, इनिशिएशन और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब जो पहले फैला हुआ था, जो एकदम फैला हुआ था, जो एकदम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एकदम उलझा उलझा रहा, अब क्या होगा, अब क्या होगा दोस्तों, एकदम कंडेंस हो जाएगा। क्या, कंडेंसेशन इसमें शुरू हो जाएगी। ठीक है, लपेटना शुरू हो जाएगा, समझ गए। द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटैगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। जब क्रोमेटिन को कंडेंस करने लगोगे तो वो जो क्रोमोसोम मटेरियल होगा अनटैगल होने लगेगा। मतलब पहले उलझा हुआ था, उलझा मतलब कई सारे, जैसे मंझा नहीं होता है दोस्तों, पतंग जो उड़ाते हैं, कई सारे उसमें फंस जाते हैं कई बार, तो हम लोग आराम आराम से उसे निकालते हैं, एक एक कहीं को टूट ना जाए, आराम आराम से निकालेंगे, फिर उसे एक तरफ लपेटते जाएंगे, आराम आराम निकालेंगे, एक तरफ लपेटते जाएंगे। वही समझ लीजिए, वही वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, आराम से निकालेंगे फिर एक तरफ लपेटते जाएंगे, यही भी यहाँ भी हो रहा है, समझ गए। द द सेंट्रोसोम्स विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मार्कर ले लेते हैं। द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। सेंट्रोसोम कहाँ डुप्लीकेशन किया था, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेशन किया था एस फेज के टाइम में, इंटरफेज में। नाउ बीइंग मूव टू अपोजिट पोल, अब ये कहाँ जाने लगेगा, सेल के अपोजिट पोल की तरफ जाने लगेगा। कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन थस मार्क्ड बाय द इवेंट्स। अब कौन कौन से इसमें इवेंट होते हैं, पहला तो ये हम लोग ने पढ़ लिया, अब ये देख लेते हैं बस। देखिए इसमें क्या क्या होता है, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स अटैच्ड एट अ सेंट्रोमियर। ठीक है, अब ये सेंट्रोमियर क्या बला है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये एक सेंट्रोमियर है, ठीक है, बीच का। अब यहाँ से एक ऐसे क्रोमोसोम निकलेगा, ठीक है, ये एक क्रोमैटिड है, फिर ये एक दूसरा क्रोमैटिड हो जाएगा, समझ गए। एक सेंट मतलब समझिए, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड, समझ गए, समझे कि नहीं। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड होते हैं। अगर हम इसमें पूछें कितने आर्म्स होते हैं, इसके हाथ कितने होते हैं, चार हाथ, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, चार हाथ। ठीक है, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड, कितने हाथ, चार हाथ, समझ गए। ये नहीं पूछा जाएगा, हम ये बताएं एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड, ये दिमाग में याद रखिएगा। और यहाँ पे जो बीच में होगा, यहाँ पे ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये सेंट्रोमियर होता है। क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, समझ गए कि नहीं। आई होप समझ गए होंगे। ये हम न्यूक्लियस वाले भी चैप्टर में पढ़ा के आए हैं, अभी आगे भी और कुछ इसमें बताएंगे। ठीक है, अटैच होता है किससे, सेंट्रोमियर। सेंट्रोसोम्स विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज बीइंग मूव टू द अपोजिट पोल, अब कहाँ चला जाएगा, अपोजिट पोल में चला जाएगा। ई सेंट्रोमियर्स रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है।
ईच सेंट्रोसोम्स रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्या निकालता है? माइक्रोट्यूब्यूल निकालता है, जिसे हम बोलते हैं एस्टर्स। The two esters different spindle fibers form the two esters with spindle fiber। कौन कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। दो एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर के साथ मिलके क्या बनाते हैं? माइटोटिक अपरेटस। इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा माइटोटिक अपरेटस किससे मिलके बना होता है। आप बोलोगे दो एस्टर से और उसके साथ स्पिंडल फाइबर होना चाहिए। दो एस्टर और इसके साथ स्पिंडल फाइबर रहेगा तो वो बनाएगा माइटोटिक अपरेटस। आइए हम बात कर रहे होंगे, यहाँ पे देखिए। अब आप एक चीज जानिए कि प्रोफेज दो स्टेज में है, एक अर्ली प्रोफेज, एक लेट प्रोफेज। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे पहले हम इसे जूम करके दिखाई देते हैं नेक्स्ट पेज पे मूव करने से पहले। आइए यहाँ पे पहले देखते हैं, जूम करते हैं। आइए, ये है, क्या है? सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज के एंड में क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं। वेव्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट होता है। क्या क्या बोला? जब हम जब इसे हम लास्ट में देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, नहीं दिखेगा कह सकते हो। यहाँ पे देखिए दो स्टेज है प्रोफेज का, एक अर्ली प्रोफेज है, एक लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज धीरे धीरे टूटना शुरू हो रहा है और लेट प्रोफेज में लगभग लगभग उसका पूरा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है टूट चुका है। और यहाँ पे देखिए कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो चुका है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पेज यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ये क्रोमोसोम कंडेंस हो गया है, क्रोमोसोम कंडेंस हो गया है। समझ गई? आइए हम इस पेज पे चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। पहला है अर्ली प्रोफेज, दूसरा है लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में धीरे धीरे न्यूक्लियस का टूट रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? न्यूक्लियस क्या हो जा रहा है? टूट रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए धीरे धीरे अपना न्यूक्लियस क्या हो रहा है? टूट रहा है। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये है, जो यहाँ पे देखेंगे आप, ये है सेंट्रोमियर, सॉरी सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, या इसी को हम बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या है? सेंट्रियोल, सॉरी। अगर आपको ध्यान से नहीं दिख पा रहे हैं तो एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। यार बेसिकली हमारी राइटिंग ना बहुत गड़बड़ है यार, मैनेज कर लेना। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग अपने राइटिंग में लिख लीजिएगा, सेंट्रियोल। ठीक है दोस्तों, समझ गए? अब देखिए सेंट्रियोल का क्या हुआ, वो पहले डुप्लीकेट हुआ था कहाँ? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म ये पूरा क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप जो देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे मैं एक्वाटिक थोड़ा सा पानी 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 भर देता हूँ। ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे क्या है? पूरा साइटोप्लाज्म होता है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए बात कर रहे होंगे इसकी। हाँ, ये है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कहाँ डुप्लीकेट हुआ है? एस फेज के, एस फेज में डुप्लीकेट हुआ था साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब जब एस फेज में डुप्लीकेट हुआ था दोस्तों, ये मूव करेगा धीरे धीरे अपोजिट पोल की तरफ। देखिए यहाँ पे लेट प्रोफेज में, ये यहाँ पे लेट प्रोफेज में देखिए, यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, एक यहाँ पे है सेंट्रियोल। ठीक है, अपोजिट पोल पे आ गए, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, ऐसे कह सकते हो, अपोजिट पोल पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे थे, क्रोमोसोम कंडेंस हो गए हैं। ये आपको यहाँ पे जो लाल का स्पॉट दिख रहा है, ये है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस भी क्या हो जा रहा है? डिसइंटीग्रेट लेट प्रोफेज में। ठीक है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी वो हो जा रहा है डिसइंटीग्रेट। यहाँ पे जो ये देखिए ध्यान से देखेंगे, जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एनएम, ये भी बहुत ज्यादा टूट चुका है। यहाँ पे पहले हल्का हल्का टूटा था, यहाँ पे देखेंगे बहुत ज्यादा टूट चुका है, न्यूक्लियर एनवलप टूट चुका है। समझ गए? और यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होंगे वो एब्सेंट होने लगेंगे। ठीक है, दिखेंगे नहीं आपको माइक्रोस्कोप से। समझ गए? आई होप यहाँ समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, अभी तो कंडेंसेशन हुआ है, लेकिन कंप्लीट कंडेंसेशन कहाँ देखने को मिलेगा आपको?
माइटोटिक फेज में दिखेगा। आइए बात करते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट फेज की बात करेंगे न्यूक्लियर डिवीजन की, जो उसका नाम है माइटोटिक, ओ मेटाफेज, सॉरी मेटाफेज, जिसका नाम है मेटाफेज। चलिए मेटाफेज के लिए मैं ले लेता हूं पेन, थोड़ा सा कलर ब्लू। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मार्क द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, सॉरी कंप्लीट कंडेंसेशन, ये कंप्लीट डिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कंप्लीटली टूट जाना, पूरा टूट जाना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा तरीके से टूट जाना, ध्वस्त हो जाना, वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको? मेटाफेज में देखने को मिलेगा। ठीक है, हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड, हेंस क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। अब क्रोमोसोम स्प्रेड हो जाएगा पूरा, मतलब साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, समझ गए? बाय दिस स्टेज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। हाँ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, यही तो मैं बता रहा था ना। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट कहाँ होता है? मेटाफेज में। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन कहाँ होता है? मेटाफेज में। दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। बेसिकली जो आपको स्कूल या कॉलेज में कहीं भी जब दिखाया जाएगा, वहां पे आप जब देखेंगे ना, तो आपको बेस्ट स्टडी के लिए मैं पूछूंगा कि एक क्वेश्चन है मेरा, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेज है सेल डिवीजन की स्टडी करने के लिए बेस्ट है, वो आपका मेटाफेज है, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको क्लियरली विजिबल होगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, they observe clearly under the microscope. This then is the stage which at morphology, at which morphology of chromosome is most studied. अब इसमें morphology of chromosome को हम पढ़ सकते हैं कैसे है। ठीक है, एट दिस स्टेज मेटाफेज ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, मेटाफेज ऑफ क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड। कितने सिस्टर क्रोमैटिड? टू सिस्टर क्रोमैटिड से मिलके बने होते हैं, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, जो कि किससे रुके होते हैं? सेंट्रोमियर से। मैंने अभी तो बनाया था डायग्राम, यहाँ पे एक बार और बना देता हूँ। ये देखिए, ये है, मान लीजिए आपका क्या है? सेंट्रोमियर है। क्या है? सेंट्रोमियर है। यहाँ से एक क्रोमैटिन निकल रहा है, एक क्रोमैटिन निकल रहा है, और यहाँ से दूसरा क्रोमैटिन निकल रहा है। ठीक है, एक एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है और एक सेंट्रोमियर है, समझ गए? अब यहाँ पे एक स्मॉल डिस्क स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर इज कॉल्ड काइनेटोकोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद करिए। कान लाइक स्ट्रक्चर, कान लाइक स्ट्रक्चर है, कान भी अपने दो हैं, तो काइनेटोकोर भी कैसे होंगे? दो होंगे। ऐसे मैंने याद किया था, आपको भी मैं ऐसे याद करा रहा हूँ। कान है दो, तो काइनेटोकोर भी हो जाएंगे दो, यहाँ पे हो जाएंगे दो, समझ गए? ठीक है, ये कान लाइक स्ट्रक्चर काइनेटोकोर है। ठीक है, ये काइनेटोकोर करता क्या है दोस्तों? बेसिकली काइनेटोकोर का काम क्या होगा? जब स्पिंडल फाइबर आएगा ना, स्पिंडल फाइबर वहां जो सेंट्रियोल है, वहां से जो बन रहा है स्पिंडल फाइबर, वहां से अटैच होकर कहाँ आएगा? काइनेटोकोर से अटैच होगा, यहीं से अटैच होता है। दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट, दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट। ये काइनेटोकोर क्या करेगा? अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर का अटैच होगा, ठीक, टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव टू द दैट आर मूव टू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ सेल्स। ठीक है, अब ये कहाँ मूव करेंगे? सेंटर ऑफ द सेल की तरफ। हेंस द मेटाफेज एट कैरेक्टराइज बाय द क्रोमोसोम कमिंग एट अ लाई एट इक्वेटर। कहाँ पे लाई करेगा? इक्वेटर विथ वन क्रोमैटिड्स ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय काइनेटोकोरस, kinetochore spindle fiber form one poles and its sister chromatids connected by the kinetochores of spindle fiber to the opposite pole. The alignment of chromosome at the metaphase referred to as metaphagic plate. वो क्या बनाते हैं? मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं। अभी मैं ये क्या बोल रहा हूँ, अभी आपको आगे समझाता हूँ। द की फीचर्स ऑफ मेटाफेज, इसमें क्या क्या होता है, आइए हम ये भी देख लेते हैं, तब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होगा? काइनेटोकोर से। क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम आप कहाँ मीट करेंगे? स्पिंडल इक्वेटर के, एंड गेट अलाइन मेटाफेजिक प्लेट अलोंग द मेटाफेजिक प्लेट के अलोंग अलाइन हो जाएंगे थ्रू द स्पिंडल फाइबर एट द बोथ पोल्स। आइए हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं बेसिकली। सॉरी, यहाँ पे आया, यहाँ पे नेक्स्ट पेज, हाँ यही तो है।
आइए यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये है ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। आपकी एनसीईआरटी में भी डायग्राम ये बना है, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हम डायग्राम ही दिखा देते हैं। सॉरी, ये देखिए, ये जो ये वाला जो डायग्राम है आपका, ये है ये है आपका ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, ये है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ठीक है, और आगे चलेंगे तो ये है मेटाफेज का डायग्राम, ये है क्या है, मेटाफेज का डायग्राम, सॉरी, ये क्या है, मेटाफेज का डायग्राम होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आ रहा है एक सेंटर में लग जा रहा है, इसे बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट या मेटाफेज प्लेट। ठीक है, एमपीसी से यहाँ पे हम एमपी लिख दे रहे हैं, मेटाफेजिक प्लेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है सेंट्रियोल्स है, ये क्या है, सेंट्रियोल्स है। यहाँ से निकल रहा है एस्टर, एस्टर से यहीं पे क्या है, ये है स्पिंडल फाइबर, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर है। स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो रहा है, एक तरफ आपका अटैच हो रहा है एस्टर से, और दूसरी तरफ आपका अटैच हो रहा है सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काइनेटोकोर है, उससे अटैच हो रहा है, और दूसरी तरफ भी ऐसे हो रहा है। यहाँ पे देखिए, एक एक सेंट्रियोल, दूसरा सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे है। अब यहाँ पे भी स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो रहा है, काइनेटोकोर एक तरफ से, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर एक तरफ से, और दूसरे तरफ किससे, एस्टर से, या कह सकते हैं अटैच हो रहा है। ये क्या है, ये जो एस्टर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ये क्या है, ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ठीक है, समझ गए, चाहिए। आइए इसमें अब डायग्राम में बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज का डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये एस्टर है, तो ये कहीं से भी, पहले जब न्यूक्लियर इन्वेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट, तो ये क्रोमोसोम कहीं भी फैल गया। फिर ये जो अटैच हुआ, धीरे धीरे अटैच हुआ, इसका स्पिंडल फाइबर यहाँ पे काइनेटोकोर से अटैच हुआ, इसका आपके सेंट्रोमियर से, सेंट्रोमियर। ठीक है, अब ये यहाँ पे है माइक्रोट्यूब्यूल्स, अब यहाँ से अटैच हो गए, अटैच हो जाएंगे, धीरे धीरे इनको लाया जाएगा कहाँ पे, मेटाफेजिक प्लेट पे। किनको, क्रोमोसोम को मेटाफेजिक प्लेट पे लाया जाएगा। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट पे लाया जाएगा। ये किसका एक इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर्स है, मेटाफेज का है। ठीक है, अब यहाँ पे ला दिया है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आते हैं तो क्या करेंगे, ताला तोड़ेंगे, जूम कर लेंगे। ठीक है, आइए जूम कर लिए हैं तो फिर पढ़ा जाए। और क्या होगा इसमें, द फॉलोइंग की इवेंट्स, अरे यार, नेक्स्ट पेज पे आ गए, हमने एक पेज पढ़ा ही नहीं। हाँ, अभी ये वाला तो बचे ही रह गया, सॉरी दोस्तों। एनाफेज की बात करते हैं। एनाफेज क्या होता है दोस्तों, इसमें एनाफेज में क्या होगा, आइए इसको हम इससे ले लेते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेजिक प्लेट। हर हर क्रोमोसोम कहाँ अटैच होगा, ईच क्रोमोसोम्स अरेंज एट अ मेटाफेजिक प्लेट स्प्लिट, टूट जाएंगे साइमल्टेनियसली एंड द डॉटर डॉटर सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, फिर से लगते हैं, फिर से करते हैं दोस्तों, एक मिनट। एनाफेज जो होता है, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट स्प्लिट हो जाएगा साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर्स क्रोमैटिड में, किसने, दो डॉटर क्रोमैटिड में, एक क्रोमैटिड अपोजिट पोल, एक क्रोमैटिड इस पोल, नाउ रिफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम एंड फर्दर डॉटर न्यूक्लियाई। अब उसे क्या बोलेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई। बीइंग द माइग्रेशन ऑफ टूवर्ड द अपोजिट पोल, अब क्या करेंगे, ये जो क्रोमैटिड है माइग्रेशन करेंगे, वो अपोजिट, वो अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, लपेटना शुरू हो गया, ये इस तरफ खींच रहा है, वो इस तरफ खींच रहा है। एज ईच क्रोमोसोम मूव एज एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट से दूर जा रहा है, द सेंट्रोमियर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल एंड हेंस एट द इन ईच edges the arms of chromosome trailing behind, arms of chromosome trailing behind, the anaphase is characterized by, किससे characterize होता है, आइए देख लेते हैं। द फॉलोइंग, क्रोम सेंट्रोमियर इसमें स्प्लिट हो जाता है, क्या हो जाता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएगा, क्रोमैटिड्स मूव टू द अपोजिट पोल पे हो जाएगा। आइए हम दिखाते हैं, ये देखिए डायग्राम बनाया है एनाफेज का। ठीक है, ये एनाफेज है, एनाफेज है। ठीक है दोस्तों, एनाफेज पहले देखिए, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमियर टूट गया, सेंट्रोमियर टूट गया, आधा सेंट्रोमियर आधा, और यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम भी,
ये क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड इस तरफ ऐसे डिवाइड हो गए, ऊपर ऊपर जाएगा, सॉरी, एक क्रोमेटिड ऊपर जाएगा, एक क्रोमेटिड क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, एक क्रोमेटिड देखेंगे इस तरफ ऊपर जा रहा है, और एक क्रोमेटिड देखेंगे इस तरफ आ रहा है नीचे। ये तो वो हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हमको मिटाना नहीं था। अब हम क्या करें, फिर से बनाना पड़ेगा, नहीं 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 बनाएंगे हम, टाइम चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरे वाले से वहां पे काम हो गया, अब धीरे धीरे ये लपेटना शुरू कर दिया है, ये अपना जो सेंट्रियोल है ये अपने तरफ खींचना शुरू किया है, अपोजिट पोल की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ चला जाएगा। समझ गए, यहाँ तक काम हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्या है दोस्तों, आगे आ जाएगा अपना टीलोफेज की बात करेंगे। ठीक है, आइए टीलोफेज में बात करते हैं। पहले ये ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, आइए टीलोफेज की बात करते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज 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 एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। अब ये फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस। टीलोफेज क्रोमोसोम दैट हैव रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल डिकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। अब इसमें क्या होगा, वो अपना इंडिविजुअलिटी लूज कर देगा। अपोजिट पोल पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे, अब ये लूज कर देंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देंगे, ऐसे कर देंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, ईच सेट क्रोमो each cell of chromatid material tend to collect each poles of at each of two poles। ठीक है, दिस इज द स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग की इवेंट। इसका क्या क्या इवेंट की इवेंट है आगे देखते हैं। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल्स पोल्स देयर आइडेंटिटी लूज एंड डिस्क्रीट एलिमेंट। अब ये लूज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर टू ईच पोल्स। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे देखेंगे ना, तो न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप हो जाएगा। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगा, सॉरी। और जो न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर जो थे वो फिर से आ जाएंगे। ऐसा बोल सकते हैं एंटागोनिस्टिक ऑफ प्रोफेज है ये। ठीक है, यहाँ पे एंटागोनिस्टिक नहीं, इसके भी रिस्पेक्ट में कि ईआर, गोल्जी बॉडी और ये कह सकते हैं न्यूक्लियस फिर से बन रहा है, इसलिए एंटागोनिस्टिक होता है। ठीक, आइए बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। अब अब तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है, न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद आता है साइटोकाइनेसिस, सेल का डिवीजन या साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, mitosis accomplishes not only segregation of duplicated chromosome into the daughter nuclei। माइटोसिस में केवल डॉटर क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता है, बट ऑल्सो सेल्स इटसेल्फ डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। जो सेल है खुद अपने आप में दो भागों में डिवाइड हो जाता है, बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कार्ड साइटोकाइनेसिस। जब हम साइटोप्लाज्म को सेपरेट करते हैं, एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट कंप्लीटेड। इन एनिमल सेल्स, जो एनिमल सेल्स होता है, दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ फरो ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल में कैसा होता है, फरो बनता है। एनिमल सेल में कैसा होगा दोस्तों, फरो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फरो का फॉर्मेशन होता है एनिमल सेल में, कैसा होगा, सरो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये फरो जो बनता है दोस्तों, द फरो ग्रेजुअली डीपेंस एंड अल्टीमेटली ज्वाइन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। कैसे बनता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कैसे बनता होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऐसे पहले मैं गोला बनाता हूँ, दूसरा गोला बनाता हूँ, मान लीजिए सॉरी, इसी को मैं थोड़ा सा रब करके बना देता हूँ। एक मिनट दोस्तों, इसको मुझे थोड़ा बड़ा करके मिटाना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। कैसे फरों का फॉर्मेशन होता है मैं वो चीज दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, ये ऐसे देखिए, यहाँ पे ये फरो बन रहा है, ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है न्यूक्लियस। ठीक है, अब डॉटर सेल सब चीज अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे सेंट्रियोल इसका भी पास आ जाएगा, अगर एनिमल सेल है तो इसके पास भी सेंट्रियोल आ जाएगा। एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, फरो हो रहा है, तो इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल ऑर्डर। ठीक है, एनिमल सेल में कैसे बनता है, सेंट्रीपिटल ऑर्डर में फरो होता है, फरो फरो
बनता है। और प्लांट सेल में क्या होता है, जैसे प्लांट सेल होता है दोस्तों, इसमें मेटाफेजिक प्लेट बनता है। क्या बनता है, मेटाफेजिक प्लेट बनता है, सॉरी इसे सेल प्लेट बनता है। क्या बनता है, सेल प्लेट। यहाँ पे ऐसे ऐसे धीरे धीरे सेल प्लेट बनता है। ठीक है, ये है सेल प्लेट। क्या है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट बनता है। ठीक है, एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ, फिर ऐसे डिवाइड कर जाएगा, तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल। इसका ऑर्डर कैसे होता है, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंटर से इस तरफ बनेगा, इस तरफ सेंटर से बनेगा ऐसे। ठीक है, इसे सेंटर से इस तरफ ऐसे जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल हो जाता है। समझ गए, ये किसका है, प्लांट में है। ये किसका है, प्लांट में है। साइटोकाइनेसिस, ये सेल का डिवीजन हो रहा है। ये किसका है, एनिमल, एनिमल में। ठीक है, आइए हम बात करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, the furrow gradually deepens and ultimately joins the center, dividing into the cell cytoplasm into two. The plant, अब plant की बात करेंगे, however enclose the relative inextensible cells walls, therefore they undergo cytokinesis. अब किस में जाएंगे, cytokinesis by a different mechanism। ठीक है, साइटोकाइनेसिस से जाएंगे अब अलग मैकेनिज्म में। इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन होगा, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल्स एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वॉल, न्यू सेल वॉल, अब यहाँ पे क्या बनेगा, उससे क्या बनता है, न्यू सेल वॉल बनता है। बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर्स कॉल्ड सेल प्लेट। अब इससे क्या बनेगा, सेल प्लेट बनेगा। दैट रिजल्ट द मिडिल लैमेला, अब इससे क्या बन जाएगा, मिडिल लैमेला बिटवीन द वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल। ठीक है, एट द एंड ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के लास्ट में ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर सेल्स। अब अगर प्लांट है, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में अलग अलग में डिवाइड हो जाएगा। और एनिमल सेल है तो उसमें प्लास्टिड होगा नहीं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, some organisms karyokinesis is not followed by cytokinesis, लेकिन कुछ ऐसे हैं, ये इंपॉर्टेंट आ गया, सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कैरोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जब कैरोकाइनेसिस हो गया है, मतलब न्यूक्लियर का डिवीजन हो गया, उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है एज अ रिजल्ट। अब उससे क्या होता है, जब अब क्या होगा, जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहेगा, तो ऐसे ऐसे कई सारे न्यूक्लियस बनते जाएंगे। कई सारे न्यूक्लियस अगर बनते जाएंगे तो कई सारे न्यूक्लियस बनते जाएंगे तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाएगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगा तो उसी को नाम दिए हैं सिंसिटियम। कंडीशन अराइज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिंसिटियम, जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट में होता है। ठीक है, ये लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट में होता है, एक एग्जांपल दिया है सिंसिटियम। और एनिमल सेल्स में सिंसिटियम आपका स्मूथ स्मूथ मसल्स बोल रहा हूँ, सॉरी, आपका जो ये स्केलेटल मसल्स है उसमें पाया जाएगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन स्केलेटल मसल्स में होता है। समझ गए, स्केलेटल मसल्स जो हमारे बोन्स में मसल्स होते हैं उसकी स्केलेटल मसल्स में होता है। समझ गए, सिंसिटियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। आगे बात करते हैं, आइए, ये आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे तो बना लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि टाइम फिर चला जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम इसके सिग्निफिकेंट की बात करेंगे, ताला तोड़ते हैं और इसे जूम करते हैं। क्या है सिग्निफिकेंट ऑफ मियोसिस, माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल्स ओनली। किसमें होता है, एनिमल सेल में, किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है, हम लोग पढ़ के आए। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स एंड सब सोशल माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल, सॉरी, जो माइटोसिस होता है वो केवल और केवल डिप्लॉइड सेल में होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोअर प्लांट हैं, लोअर सम सोशल इंसेक्ट हैं जहां पे हेप्लॉइड में माइटोसिस होता है, जैसे कि आपका हनी भी हो जाता है, मेल हनी भी। ठीक है, इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इन द लाइफ ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म। आर यू अवेयर सम एग्जांपल्स ऑफ वेयर हैव यू, आप क्या इससे एग्जांपल जानते हैं जहां पे माइटोसिस होता होगा? चलिए हम आपको बताते हैं। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स। किस में होता है, डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाते हैं विथ आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कंपोनेंट होता है वो सेम होता है। दो द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द माइटोसिस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको यहां से ही कौन सा कलर, ये ले ले। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे होता है? माइटोसिस के कारण होता है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो मैं शुरू शुरू में आपको न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की रेशियो पढ़ाया था, इसी की वजह से। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्टर्बिंग द रेशियो ऑफ nucleus cytoplasm, therefore becomes essential for the cell to divide and restore the nucleocytoplasm ratio। अब ये सेल डिवाइड करेगा जिससे कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाए। ठीक है। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस, सेल रिपेयर करता है। क्या करता है? सेल रिपेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेल्स ऑफ अपर लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस, द सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट, कहाँ कहाँ होता है सेल्स ऑफ एपिडर्मिस में, लाइनिंग ऑफ गट्स में, ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस, किसके कारण होता है? माइटोसिस के कारण होता है। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्मेटिक टिश्यू, माइटोटिक डिवीजन मेरिस्मेटिक टिश्यू में कहाँ कहाँ होता है? एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम में होता है। एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट किस लिए वजह से होता है? माइटोटिक डिवीजन के कारण होता है, एपिकल और लेटरल कैम्बियम में होता है। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों माइटोसिस आपका समाप्त हुआ। अब हम मियोसिस की बात करेंगे। ठीक है, मियोसिस शुरू करेंगे दोस्तों। चलिए मियोसिस के बारे में हम डील करते हैं। मियोसिस में क्या देखते हैं दोस्तों हम लोग? मियोसिस जो होता है, दो तरह का मियोसिस होता है। कौन कौन से? पहले मियोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे डिटेल में बताते हैं। चलिए पढ़ते हैं मियोसिस के बारे में। ठीक है। The production of offspring by sexual reproduction, including the fusion of two gametes, each with complete haploid set of chromosome, each with complete haploid set of chromosome। अब दोस्तों इसमें हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। गैमेट आर फॉर्म्ड बाय स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। गैमेट किससे बनता है? डिप्लॉइड सेल से बनता है। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ द सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर। अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हाफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। दोस्तों अब क्रोमोसोम नंबर पहले डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड से रिड्यूस होगा हाफ में, यानी हेप्लॉइड हो जाएगा। वो किसमें हो? हेप्लॉइड को क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स। यही यानी कि ये मैं क्या बता रहा हूँ, पहले मान लीजिए कोई पेरेंट सेल्स था, इसका क्रोमोसोम नंबर 2n था। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 2n था, ये है पेरेंट सेल्स। अब ये जब डिवाइड करेगा, ठीक है, मियोसिस करेगा। यहाँ पे मियोसिस होता है, मियोसिस जब होगा तो ये एन एन में टूट जाएगा, एन एन में टूट जाएगा। ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड में टूट जाता है। समझ गए? ठीक है। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। अब इसे क्या बोलते हैं? मियोसिस होते हैं। मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है वहां पे हैप्लॉइड से फॉर्मेशन करता है। वेयर एज द फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द डिप्लॉइड। देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या क्या बोल रहा है? देखिए क्या रहा है, जो मियोसिस है, मियोसिस के कारण हेप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन फर्टिलाइजेशन के कारण रीस्टोर होता है डिप्लॉइड फेज। ठीक है। मियोसिस को कहते हैं हेप्लॉइड में बनाता है, डिप्लॉइड को हेप्लॉइड में, और फर्टिलाइजेशन क्या करके क्या बनाता है? डिप्लॉइड में आता है। We come across meiosis during the gametogenesis in plant and animals, leading the formation of haploid gamete। The key features of meiosis क्या क्या है? Meiosis involve two sequential cycle of nuclear division and cell division called meiosis 1 and meiosis 2। इसमें दो बार न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बट ओनली, इंपॉर्टेंट है, बट ओनली सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए सॉरी, जो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा वो दो बार होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन दो बार होगा, लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा सिर्फ एक बार ही होगा। ठीक है, समझ गए? मियोसिस फर्स्ट इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम। मियोसिस फर्स्ट कब हो जाए? इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम है रिप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड एट एस फेज। जब एस फेज में रेप्लिकेटेड आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड बनेगा तभी होगा। ठीक है। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस में क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, वो पेयर करता है। एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, और रिकॉम्बिनेशन करेगा किसमें?
इसके बीच में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं मियोसिस सेकंड में। ठीक है, आइए बात करते हैं कौन कौन से फेज होते हैं। दो तरह का मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में 4 फेज होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ऐसे मियोसिस सेकंड में 4 फेज होते हैं, प्रोफेज सेकंड, मियोसिस मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। आइए हम डिटेल में एक एक करके बात करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ताला को तोड़ेंगे और इसे जूम कर लेंगे। जूम कर लिया तो आइए अब पढ़ते हैं। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज 1 की बात करेंगे। पहले प्रोफेज 1 में, प्रोफेज of the meiotic division is typically longer and more complex compared to the prophase of mitosis। दोस्तों, जो प्रोफेज ऑफ माइटोसिस था, माइटोसिस का जो प्रोफेज था वो कम समय के लिए होता है एज कंपेयर टू प्रोफेज 1। ठीक है, प्रोफेज ज्यादा लंबे समय के लिए होता है और मोर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द 5 स्टेज। अब प्रोफेज 1 जो होता है 5 स्टेज में खुद में ही डिवाइड है। कौन कौन से वो 5 स्टेज हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेखाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए। आइए हम एक एक प्रोफेज के जो 5 डिवीजन है उनको हम बात करते हैं। 5 जो सब डिवीजन है उनका हम बात करते हैं, सब डिवीजन पे। ठीक है, ड्यूरिंग द लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो क्रोमोसोम दिखेगा। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इसी में देखने को मिलता है थ्रू आउट द लेप्टोटीन। दिस फॉलो द सेकेंड स्टेज ऑफ द जाइगोटीन। इसी में दोस्तों बुके लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, किसमें? लेप्टोटीन में। जाइगोटीन क्या होता है? जाइगोटीन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। स्टार्ट पेयरिंग, अब यहाँ पे पेयर करने लगेंगे। ठीक है, पेयरिंग टुगेदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसोसिएशन। दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। अब इसे क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस बोलते हैं। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, जो सेम सेम रहेंगे अब वो पेयर करने लगेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, electron micrographs of these stage indicate that chromosome synapses is accomplished accommodated by formation of complex structure synoptimal complex। अब यहाँ पे पूछा जाता है साइनोप्टिमियल कॉम्प्लेक्स कहाँ फॉर्म होता है? आप बताएंगे जाइगोटीन स्टेज में। कहाँ? जाइगोटीन स्टेज में। ठीक है, साइनेप्सिस कहाँ स्टार्ट होता है? साइनेप्सिस आपका जाइगोटीन स्टेज में स्टार्ट होता है। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ साइनेप्सिस होमोलॉगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड बाइवैलेंट या टेट्राड्स बोलते हैं। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है साइनेप्सिस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसे हम बाइवैलेंट या टेट्राड्स बोलते हैं। हाउएवर देयर आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। अब ये, लेकिन ये नेक्स्ट स्टेज में हमको क्लियरली दिखते हैं बाइवैलेंट या टेट्राड। ठीक है, द फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ प्रोफेज आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव। अब जो पहले जो बने हैं लेप्टोटीन जाइगोटीन वो कम समय के लिए होते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं जिसका नाम है पेकाइटिन। पेकाइटिन क्या होता है? ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appear as a tetrad। अब यहाँ पे क्या बनेगा? 4 टेट्राड से दिखेंगे। जो बाइवेलेंट या टेट्राड बने थे उसमें क्लियरली दिखेगा। ठीक है, दिस स्टेज कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये इंपॉर्टेंट है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ बनता है? पेकाइटिन स्टेज में। At this the site at which crossing over occur during the non-sister chromatids of homologous chromosome crossing over exchange the genetic material। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? पेकाइटिन में। एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा?
जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो, ये क्रॉसिंग ओवर कैसा होता है, एक एंजाइमेटिक एंजाइम एंजाइम मीडिएट प्रोसेस होता है, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्स आर कॉल्ड रिकम्बिनेज। अब जो इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है रिकम्बिनेज। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है क्रॉसिंग कराने के लिए, क्रॉसिंग ओवर, रिकम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब रिकम्बिनेशन होगा जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू क्रोमोसोम। recombination between the homologous chromosome is completely completed by end of pectin। recombination कहाँ complete होता है, by the end of pectin, leaving the chromosome linked at the site of crossing over। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है उससे जोड़ देता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम इसको अगले डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, पहले हम इसकी बात कर लें डिप्लोटेन की। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटेन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या बनेगा, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, टेंडेंसी ऑफ विच recombined homologous chromosome of the bivalent to separate each other from the except। अब यहाँ पे जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम थे वो सेपरेट होने लगेंगे, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लीव हो जाएगा जो कहते हैं काइजमेटा स्ट्रक्चर। क्या बोला, द टेंडेंसी ऑफ रिकम्बिनेस होमोलॉगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट टू द सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के साइड पे छूट जाता है। दीज एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड काइजमेटा। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, काइजमेटा बोलते हैं। इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स। दोस्तों जो फीमेल होती हैं उसमें oocytes लास्ट फॉर ईयर और मंथ के लिए हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे पहले वहां पे जब उगोणीय जब बनता है, उगोणीय जब बनता है, उगोणीय क्या होता है आपका, वहां पे जब बन जाएगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मतलब एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिर धीरे धीरे फॉलिकल्स डेवलप होते रहते प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, तब वहां पे आगे डेवलप होते रहते हैं, लेकिन वो फिक्स अमाउंट पे रहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, एक स्टेज बाद रुक जाते हैं। तब तक रुके रहते हैं जब तक वो उसको एफएसएच ना मिल जाए। एफएसएच क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तब जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिलता है तब वहां पे शुरू होता है। जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाता है तब तब वो ग्रोथ करने लगते हैं, फिर से डेवलप करने लगता है टर्जरी फॉलिकल्स, फिर अपने एक से फिर वहां पे मैच्योर करके सेकेंडरी oocyte निकालता है। सेकेंडरी oocyte ही जो होता है उसी में क्या होता है, मैं पूरा आपको रिप्रोडक्शन वाला एक टॉपिक समझा रहा हूँ। सेकेंडरी oocyte में जाता है, वहां पे सेंट्रियोल नहीं होता दोस्तों। क्या नहीं होता है, सेंट्रियोल नहीं होता है। तो जो स्पर्म ले जाता है, स्पर्म के साथ एक सेंट्रियोल आता है। स्पर्म के साथ क्या होता है, सेंट्रियोल। जब उसके साथ फ्यूज होता है तब वहां पे डिप्लोटीन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब जब वहां पे स्पर्म पहुंचता है और ओवम मीट करता है, स्पर्म और ओवम जब मीट करेगा दोस्तों, तब वहां पे स्पर्म का जो सेंट्रियोल है ओवम के पास पहुंचेगा, और उसी की मदद से दोस्तों वो क्या करेगा, उसी की मदद से सेल मियोसिस शुरू हो जाएगा, नहीं तो तब तक रुकी रहती है। ठीक है, ऐसे में ऐसे ही यही कारण होता है कि मेंसुरेशन होता है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं इसी में। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज इज डाइकाइनेसिस। अब इसमें फाइनल स्टेज क्या है, डाइकाइनेसिस होता है। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। अब इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा किसमें देखा जाता है, डाइकाइनेसिस में। ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस। अब इसमें क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाता है। द मियोटिक स्पिंडल्स आर इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर फॉर होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ सेपरेशंस। ठीक है, बाय द end of dikinesis the nucleolus disappear, nuclear envelope break downs, dikinesis represent the transition to the metaphase। अब यहाँ से ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज को रिप्रेजेंट करता है डाइकाइनेसिस। ठीक है, चलिए हम मेटाफेज 1 की बात करते हैं। मेटाफेज 1 में क्या होता है दोस्तों, द बाइवेलेंट ऑफ क्रोमोसोम अलाइंग ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। अब वहां पे भी जैसे हम मेटाफेज में पढ़ के हैं, अब मेटाफेज 1 में भी क्रोमोसोम कहाँ अलाइन करेंगे, मेटाफेजिक प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म अपोजिट पोल। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल थे, जो सेंट्रियोल्स थे सॉरी, वो अपोजिट पोल से क्या निकालेंगे,
माइक्रोट्यूब्यूल्स वहां से स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएगा किससे, काइनेटोकोर से ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम। ठीक है, समझ गए। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। पहले क्या करेंगे, ताला को तोड़ेंगे और उसे हम जूम कर लेंगे। आइए ताला को तोड़ लिए, जूम कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम जो बताए हैं वो समझ में आना चाहिए। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर, जो डायग्राम दिया है वो समझ में आना चाहिए आपको। क्या क्या बताए थे देखिए। प्रोफेज वन में देखिए कंडेंसेशन होने लगा है। फिर मेटाफेज वन, यहाँ पे प्रोफेज वन में कई सारे स्टेज चलते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, वहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है और पेकाइटिन में। ठीक है, और पहले साइन होमोलॉगस क्रोमोसोम बनता है, फिर पेकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, फिर काइजमेटा का फॉर्मेशन, फिर टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा का होता है डाइकाइनेसिस में। चलिए अब एनाफेज की बात करते हैं। एनाफेज वन में क्या होता है, अब यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट में मेटाफेज वन में आ गए हैं। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज वन में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट। अब जो पहले होमोलॉगस जो क्रोमोसोम थे यहाँ पे, जैसे जो सेम कलर के थे वो एक हो गए थे, अब वो क्या करेंगे, अब धीरे धीरे क्या करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब वहां पे क्या करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट while sister chromatid remain associated at the centromere। यहाँ पे दोस्तों सेपरेशन होता है, सेपरेशन होता है, स्प्लिट नहीं होता है, टूटता नहीं है, सिर्फ सेपरेशन होता है। सेंट्रोमियर सेपरेट होता है, स्प्लिट नहीं होता है, याद रखिएगा। स्प्लिट मतलब टूटना होता है, सेपरेशन मतलब अलग होना होता है। ये कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, स्प्लिट कहाँ होता है, तब एनाफेज सेकंड में होता है, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, आइए टीलोफेज वन में क्या होता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है, साइटोकाइनेसिस होता है। अब फॉलोज दिस लीड टू द डायड ऑफ सेल्स। अब साइटोकाइनेसिस के बाद क्या बन जाता है, दो सेल बन जाता है, डायड ऑफ सेल्स बन जाता है। although in many cases of chromosome undergo some dispersion, लेकिन कुछ केस में कुछ डिस्पर्जन होता है, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज। अब वो एक्सटेंडेड इंटरफेज में नहीं पहुंच पाते हैं। दिस द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। दो मियोटिक डिवीजन के बीच का जो स्टेज होता है वो इंटरकाइनेसिस होता है, ये इंटरफेज होता है। ठीक, एंड ग्रेजुअली शॉर्ट लिव होता है। और कैसा होता है, शॉर्ट लिव होता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देयर इज नो रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए। अब यहाँ पे डीएनए का रेप्लीकेशन नहीं होगा ड्यूरिंग द इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रेप्लीकेशन नहीं होगा, ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएनए का रेप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज सेकंड। अब इंटरकाइनेसिस के कौन शुरू हो गया, प्रोफेज सेकंड। अब मच सिंपलर देन प्रोफेज वन, जो कि बहुत आसान है प्रोफेज वन से। आइए मियोसिस सेकंड की बात करते हैं। मियोसिस सेकंड में क्या होता है दोस्तों, मियोसिस सेकंड में प्रोफेज वन में ये बात करेंगे। Meiosis second initiated immediately after the cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated। जैसे ही क्रोमोसोम fully elongate हो जाएगा, meiosis second शुरू हो जाएगा। In contrast of meiosis first, meiosis second resemble the mitosis। meiosis second किसकी तरह काम करेगा, माइटोसिस की तरह काम करेगा। अंडर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। अब यहाँ पे क्या करेगा, प्रोफेज वन में, प्रोफेज सेकंड में सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा एड इन द प्रोफेज सेकंड। द क्रोमोसोम अलाइन अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। अब इसमें भी क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मेटाफेज सेकंड क्या बात करते हैं, एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर। कहाँ अलाइन करेंगे क्रोमोसोम, इक्वेटर पे। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म एट अपोजिट पोल। और जो माइक्रोट्यूब्यूल होंगे अपोजिट पोल में फॉर्म हो जाएंगे ऑफ स्पिंडल। द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर। अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो है अटैच हो जाएंगे किससे, काइनेटोकोर से ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड से। समझ गए। इट बिगेन्स विद द साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग। यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गया दोस्तों, क्या हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, स्प्लिटिंग हो रहा है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम विच वाज होल्डिंग ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर, जो कि सिस्टर क्रोमैटिड को एक साथ जोड़ के रखा था। ठीक है, अलाउइंग देम मूव टू अपोजिट पोल। अब ये क्या करेगा, जब स्प्लिट हो गया तो अब जो सेंट्रोमियर है अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा बाय द शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द इट्स काइनेटोकोर। अब यहाँ पे उससे काइनेटोकोर से जो अटैच होता है, अब वहां पे जो स्पिंडल फाइबर हो उससे धीरे धीरे लपेटता जाएगा और उसे छोटा करता जाएगा। समझ गए। आइए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करने से पहले ताला को तोड़ेंगे और उसे हम जूम कर लेंगे। ठीक है, पहले टीलोफेज पैटर्न पढ़ते हैं, फिर जो डायग्राम पढ़ते हैं। तो मियोसिस end with the telophase second, in which the two of group chromosome once again get enclosed by the nuclear envelope।
साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड्स। अब यहाँ पे 4 सेल बन जाते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड, दैट इज मियोसिस सेकेंड में टेलोफेज होता है। 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म, 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको पहले इसमें क्या होता है। बेसिकली देखना है, ये है प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड में क्रोमोसोम कंडेंस होता है, क्रोमोसोम कंडेंस, और ये जो सेंट्रियोल है अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा। सेंट्रियोल से निकलेगा स्पिंडल फाइबर, अटैच हो जाएगा किससे, काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर फिर इसे लाएगा किस तरफ, मेटाफेजिक प्लेट पे, मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएगा। फिर इसके बाद ये अपोजिट मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया है, सेंट्रोमियर टूट गया है, सेंट्रोमियर टूट गया है एनाफेज में। फिर इसके बाद एट द एंड आप जब देखेंगे तो 4 हेप्लॉइड सेल फॉर्म हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे 4 हेप्लॉइड सेल फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, कितने बने हैं, 4 बन गए हैं। ये देखिए आपको 4 हेप्लॉइड सेल बने हैं। ठीक है, आइए अब मियोसिस की सिग्निफिकेंट की बात कर लेते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है मियोसिस का। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, meiosis is the mechanism by which conversion of specific chromosome number of each species, conservation of, फिर से पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, meiosis is the mechanism by which conservation of specific क्रोमोजोम नंबर, इसमें दोस्तों क्रोमोजोम को कंजर्व करा के रखा जाता है ऑफ ईच स्पीसीज, इज अचीव्ड बाय अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में, इवन दो प्रोसेस आर पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। इससे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर का हाफ हो जाता है, नंबर्स में रिडक्शन होता है। इट आल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेलिबिलिटी। अब दोस्तों इसमें क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज मतलब इट आल्सो इंक्रीज, मतलब इसमें क्या होता है, ये इंक्रीज करता है जेनेटिक वेलिबिलिटी। वायरेबिलिटी क्या होता है दोस्तों, जो वेरिएशंस होते हैं उसको इंक्रीज कराता है, मतलब फेवरेबल कंडीशन में आपको अडॉप्ट कराता है। ठीक है, अभी तक हम लोग जिंदा क्यों हैं, मतलब कभी एक मतलब बर्फबारी हुई बहुत ज्यादा वाटरी आया, तो हम लोग एक अडॉप्ट करते गए ना कंडीशन को अडॉप्ट करते गए, हम लोग की जेनेटिक ऐसे बनती गई, आज हम लोग इस तरह के हैं। ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी को अडॉप्ट करते गए, जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करता है कौन, मियोसिस, इन दिस पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर इवोल्यूशन, और ये जो वेरिएशन है बहुत इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, समझ गए, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ के बाद आपका समरी आ जाता है, समरी में पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो मैं लास्ट में आपको प्यारा प्यारा सा गुड लुकिंग सा क्या देना चाहूंगा, थैंक यू देना चाहूंगा दोस्तों। क्या देना चाहूंगा, थैंक यू देना चाहूंगा, समझ गए। आइए मैं को देखूं, मैं फोन चल रहा है या नहीं मेरा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, और मैं आपको एक प्यारी सी स्माइल देना चाहूंगा, जैसे भूत बन जाता है भाई। इसको मैं सही से बना के रखूंगा। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, प्यारी स्माइल तो लेते जाओ। ये कैसा बन गया है, बन जा भैया। ठीक है, बन गया है थोड़ा थोड़ा, कहेगा एक आंख, एक जो है पतला बनाएगा, छोटा बनाएगा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, आप सही बनेगा, आप सही बनेगा दोस्तों, सही बनेगा। ठीक है, नमस्कार।